Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 6, Life under the Delhi Sultanate. So student, in this video you are going to learn about how the life of the people under Delhi Sultanate, their economic, political, social and cultural life we are going to discuss in this chapter. सो फर्स्ट थिंग दैट विल डिस्कस इज इंडो इस्लामिक कल्चर। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा इंडो इस्लामिक कल्चर को। तो बच्चा जब दिल्ली सल्तनत इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ तो यहीं से इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का एक न्यू फेज बिगिन हुआ। जब से दिल्ली सल्तनत इंडिया में शुरू हुआ है तब से हमारी पॉलिटिक्स में चेंजेस आए, इकोनॉमिक्स में चेंजेस आए। इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल मतलब सोसाइटी, कल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए। अप्रॉक्सीमेटली 300 ईयर, अप्रॉक्सीमेटली क्या, लिटरली 300 ईयर इस्लामिक रूल रहा इंडिया के ऊपर। कब से स्टार्ट हुआ? 1206 से 1526 तक रूल रहा। 300 ईयर रूल किया किसने बच्चा? इस्लामिक रूलर्स ने इंडिया के ऊपर। तो बच्चा जब 300 ईयर कोई रूलर इंडिया के ऊपर रूल करेगा या किसी भी नेशन के ऊपर रूल करेगा तो आप लोगों को नहीं लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग और एंड्योरिंग इम्पैक्ट वो इम्प्रिंट करेगा? ठीक है, तो ऐसा ही हुआ इंडिया और इंडिया के लोगों पे एक स्ट्रॉन्ग और एंड्योरिंग इम्पैक्ट इम्प्रिंट किया किसने? इस्लामिक कल्चर ने। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, द 3 centuries ऑफ इंटरैक्शन, 300 नहीं, सॉरी, 3 centuries इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स। 300 सेंचुरी नहीं बच्चा, 3 centuries मीन्स 300 ईयर्स का जो इंटरैक्शन रहा बिटवीन टर्को अफगान रूलर्स एंड ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। टर्को अफगान रूलर और इंडियन रूलर जो थे इनके बीच में जो इंटरैक्शन रहा 3 centuries तक, 300 ईयर तक, उसका एक बहुत डीप, गहरा इम्पैक्ट, गहरा प्रभाव पड़ा इंडिया की सोसाइटी पे। डीप इम्पैक्ट, डीप का मतलब होता है गहरा, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। Out of their fusion emerged a new pattern of composite Indo-Islamic culture। बच्चा 300 ईयर का रूल बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत लंबा रूल होता है। तो इस बीच में इंडियन कल्चर ने फ्यूज़ किया, मिला किसके साथ? इस्लामिक कल्चर के साथ। और यहाँ पर हमें एक नया फ्यूजन मिल गया इंडो इस्लामिक कल्चर का। सोशल एंड कल्चरल राइट, सोसाइटी कैसी थी बच्चा? सोसाइटी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेजर ग्रुप। सोसाइटी में 4 मेजर ग्रुप्स थे। पहला ग्रुप था एरिस्टोक्रेसी। कौन सा था बच्चा? एरिस्टोक्रेसी। दिस वॉज द रूलिंग क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या थी बच्चा? रूलिंग क्लास, मतलब जिसका काम था लोगों के ऊपर रूल करना। इसके अंदर सुल्तान आते थे, उनके नॉबल्स आते थे, हिंदू राजा थे, प्रिंस थे और लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक, कोई बात? कौन कौन था बच्चा? सुल्तान, मतलब जो दिल्ली सुल्तान का सुल्तान होगा, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान वो। नॉवेल्स, जो भी उसके कोर्ट में जो लोग रहते होंगे। हिंदू राजा भी थे उस टाइम पे, प्रिंस भी थे, प्रिंसेस भी थे और लैंडलॉर्ड्स भी थे। तो ये सब क्या हो गई बच्चा? एरिस्टोक्रेसी। ये बहुत ही पावरफुल सोशल ग्रुप था क्योंकि इनके पास वेल्थ भी थी और पावर भी थी, शक्ति भी थी, पैसा भी था। तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो बच्चा जिसके पास पावर होती है, जिसके पास वेल्थ होती है, ऑब्वियस सी बात है वो पावरफुल होगा। अभी जो एरिस्टोक्रेसी थी इसके पास पावर भी थी और वेल्थ भी थी। तो ये जो लोग थे जिनके पास पावर भी है, वेल्थ भी है, इनका लाइफ स्टाइल बहुत ही लेविश था। कैसा था? लेविश। लेविश का मीनिंग होता है बच्चा भव्य, है ना? मीन्स स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा अपने स्टैंडर्ड को, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए लगाने वालों को क्या बोलते हैं? कि उनका लाइफ स्टाइल बहुत लेविश है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। ठीक हुआ, तो ये पैराग्राफ एरिस्टोक्रेसी समझ में आया। एरिस्टोक्रेसी रूलिंग क्लास को बोलते हैं। उसके अंदर सुल्तान, नॉवेल, हिंदू राजा, प्रिंस और लैंडलॉर्ड्स आएंगे। इनके पास वेल्थ भी थी, पावर भी थी, इसलिए बहुत पावरफुल थे। और पावर थी, वेल्थ थी, इसलिए एक लेविश लाइफ स्टाइल में जीवन बिताते थे। नेक्स्ट थे प्रीस्ट। ये जो ग्रुप था इसके अंदर आते थे उलेमा, मौलवी, काजी, ब्राह्मण्स। ब्राह्मण जो पूजा कराता है, उलेमास, मौलवी, काजी। फिर से सुनो, प्रीस्ट में कौन कौन आएगा बच्चा? उलेमा, मौलवी, काजी, ब्राह्मण्स। जो उलेमा और जो ब्राह्मण्स थे उनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द किंग इज गोइंग टू टेक एडवाइस फ्रॉम ब्राह्मण्स एंड उलेमास
ऑन रिलीजियस मैटर, जो भी रिलीजियस मैटर होता था उसमें ब्राह्मण्स की और उलेमास की एडवाइस ले ली जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती थी। दे वर रिच, ये लोग रिच होते थे, ये बहुत रिच थे। प्रॉस्परस, रिच मतलब होता है जिनके पास पैसा, प्रॉस्परस मतलब समृद्धि, समृद्ध थे, रिच थे। जो लेमास होते थे वो चीफ थे, सुल्तान के चीफ एडवाइज़र होते थे। उलेमास वर द चीफ एडवाइज़र ऑफ सुल्तान, सुल्तान को एडवाइस देने का काम करते थे उलेमास। जनरली द सुल्तान ट्राइड टू कीप उलेमा हैप्पी, और जो सुल्तान होता था वो हमेशा उलेमा को खुश रखना चाहता था। पर कुछ सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने कभी भी उलेमास को अलाउ नहीं किया कि वो कंट्रोल करें किंग की पॉलिसीज़ को, सुल्तान की पॉलिसीज़ को। See, some kings were there who want ulemas very happy, and some kings were like they don't want ulemas interfere or religious interfere in their policies. The Brahmins were generally honored in Hindu society. See, obviously, Brahmins were honored in only Hindu society. Ulemas were honored in Islam. So Hindus honored whom? Brahmins, and they played active role in the administration of Hindu ruler. The उलेमास वर द चीफ एडवाइज़र टू सुल्तान, सुल्तान के चीफ एडवाइज़र होते थे उलेमास। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा एरिस्टोक्रेसी, सेकेंड हमने देखा प्रीस्ट, थर्ड है टाउन ड्वेलर्स। जो टाउन ड्वेलर्स होते हैं बच्चा, उसके अंदर ऑफिशियल्स, आर्टिशियंस, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट्स, स्लेव्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट आएंगे, घर में काम करने वाले नौकर, गुलाम, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन मतलब जिसको कोई ना कोई आर्ट आता होगा वो, और आर्टिशन, आर्टिशन में म्यूजिशियन हो सकता है, डांसर हो सकता है, और क्राफ्ट पर्सन में जैसे कुछ वो बास्केट बनाने वाले लोग हो सकते हैं। ठीक है, चलो। तो द टाउन dwellers includes officials, artisans, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट, स्लेव्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट। इनका जो ऑक्यूपेशन होता था बच्चा वो मोर और लेस हेरिडेटरी होता था। इट मीन्स, देखो आज बच्चा स्कूल्स हैं, इफ़ योर पेरेंट्स एज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एजुकेशन, if they are in job or they are busy somewhere, you can get that education through school, है ना, through your coaching classes, through your tuitions, through your YouTube. So everything is available now, but before nothing is available. So whatever a kid, whatever a student is learning, whatever a people learning, they are learning from their parents. अगर एक बच्चा है जो लोहार मतलब आयरन स्मिथ के घर पैदा हुआ है, वो पूरी लाइफ में स्कूल नहीं जा रहा है, ट्यूशन नहीं जा रहा है, अपने पापा को लोहे से काम करते देख रहा है, तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको सीख जाएगा। एक बार्बर का बच्चा है, बार्बर मतलब जो आपकी कटिंग बनाता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि बार्बर का जो बच्चा होगा वो कंटिन्यूसली अपने पापा को देखेगा कि वो कटिंग कर रहे हैं, तो वो भी क्या सीख जाएगा बेटा, कटिंग करना सीख ही जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑक्यूपेशंस होते थे वो मोर और लेस हेरिडेटरी होते थे। अगर पापा ब्राह्मण है, उन्हें संस्कृत के बहुत श्लोक आते हैं, तो वो क्या होगा, उनका बेटा भी धीरे धीरे करके वो श्लोक सीख जाएगा और फिर वो भी पूजा पाठ करने लग जाएगा। सेम विथ बार्बर, सेम विथ वॉशरमैन। जो ऑक्यूपेशंस होते थे वो मोर और लेस हेरिडेटरी होते थे अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्राफ्ट पीपल, वो हिंदी क्राफ्ट पीपल हो या मुस्लिम क्राफ्ट पीपल हो। द मर्चेंट्स वर प्रॉस्पर, और मर्चेंट्स कैसे होते थे, प्रॉस्पर, समृद्ध। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, बिजनेस करने वाला। सो फोर्थ थे हमारे पीजेंट्स। कौन थे बच्चा, पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, है ना। जो लाइफ थी पीजेंट्स की वो बहुत हार्ड थी मतलब हार्ड वर्क से भरी हुई थी, बहुत मुश्किल थी। ड्रजरी मतलब कैसे, कठोर काम, मतलब बोरिंग वर्क, है ना, हार्ड वर्किंग बोरिंग वर्क को हम बोल सकते हैं ड्रजरी। तो जो लाइफ थी पीजेंट्स की वो हार्ड वर्क से भरी हुई थी, ड्रजरी थी, बोरिंग काम इन्हें करना पड़ता था, ऊपर से पावर्टी भी इनका साथ नहीं छोड़ती थी। तो पीजेंट्स जो थे वो समहाउ अनहैप्पी थे बिकॉज दे वर लिविंग द लाइफ विच इज़ फुल ऑफ हार्ड वर्क, ड्रजरी, पार्टी, दे सफ़र्ड, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। और इनको इनकी सफरिंग को बढ़ाने का जो काम है बेटा वो किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे तो इनकी सफरिंग्स और ज़्यादा बढ़ गई। इन द reign of मोहम्मद बिन तुगलक, farmers, peasants suffered a lot, but their condition improved and they enjoyed many benefits during फिरोज शाह रीन। जब फिरोज शाह का रीन आया, फिरोज शाह जब रूल करने लगे तो इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, इन्होंने बहुत सारे
बेनिफिट्स को एंजॉय किया। ठीक है तो किसकी रीन में फार्मर सफ़र कर रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक की। किसकी रीन में फार्मर ने बहुत सारे बेनिफिट्स लिए? तो वो थे फिरोज शाह। जो टैक्स पे करते थे पीजेंट्स, वो चीफ सोर्स था बच्चा रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए, उस टाइम के किंग के लिए, सुल्तान के लिए। आई बात समझ में? जो किंग था, जो सुल्तान था, उसका चीफ जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था वो क्या ही था बच्चा? क्या था? टैक्स पेड बाय पीजेंट्स, किसान जो, क्योंकि बेटा देखो एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी हुआ करती थी। आप लोगों को लगता है कि उस टाइम में टाटा, टिस्को थी, टीसीएस थी, विप्रो, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज तो होती नहीं थी, बहुत ज़्यादा ट्रेड बिजनेस में नहीं होता था। तो बेसिकली जितना भी जो किंग काम करते थे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसके लिए उनको जो पैसा चाहिए होता था वो कहाँ से आता था बच्चा? टैक्स पेड बाय पीजेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था किसका? किंग के रेवेन्यू का। क्या? टैक्स पेड बाय पीजेंट्स। तो ये आंसर भी है बच्चा, तो इसलिए याद रखना कि टैक्स पेड बाय पीजेंट्स मतलब किसानों द्वारा जो टैक्स पे किया जाता था वो चीफ सोर्स, मेन सोर्स था रेवेन्यू का, इनकम का। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, मीन्स किंग के लिए, सुल्तान के लिए, राजा के लिए। नो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, अभी हमने देखा एरिस्टोक्रेसी रूलिंग क्लास थी, इसके अंदर सुल्तान, नोबल, राजा, प्रिंस, लैंडलॉर्ड्स आते थे, पावरफुल वेल्दी थे और इनका लेविश लाइफ स्टाइल था। फिर प्रीस्ट वो लोग होते थे जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती थी। और ये किंग के रिलीजियस एडवाइज़र होते थे। उलेमा, मौलवी, काजी, ब्राह्मण्स, प्रीस्ट की एग्जाम्पल थे। ये रिच थे, प्रॉस्पर थे और इनको सब लोग रिस्पेक्ट करते थे और बड़ी बड़ी ग्रांट्स देते थे। बड़ी बड़ी लैंड ग्रांट्स मिल जाती थी इनको, ज़मीनें दान मिल जाती थी। बच्चा पैसा वैसा तो मिलता ही था। टाउन ड्वेलर्स की अगर हम बात करें तो टाउन ड्वेलर्स में ऑफिशियल, आर्टिशियन, क्राफ्ट पर्सन, जो कुछ क्राफ्ट का काम जानते होंगे वो भी, जो आर्ट जानते होंगे, म्यूज़िक, पेंटिंग, वो लोग भी। मर्चेंट मतलब व्यापारी, स्लेव्स मतलब गुलाम, गुलाम मतलब जिनको खरीदा और बेचा जाता है, स्लेव्स। डोमेस्टिक सर्वेंट घर में काम करने वाले नौकर। और कौन आते थे? मर्चेंट्स, वो रिच और प्रॉस्पर थे। फिर बात आती है हमारे पीजेंट्स की, जिनकी लाइफ में बहुत सफरिंग्स थी। ये क्रॉप को कल्टीवेट करते थे, इनकी लाइफ में ड्रजरी थी, मतलब हार्ड वर्क था, बोरिंग काम ये करते थे। हार्ड वर्क था और पावर्टी, गरीबी भी थी। इनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया फिरोज शाह तुगलक के रीन ने, और इन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया किसके रीन में? मोहम्मद बिन तुगलक के रीन में। लैंड टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का चीफ सोर्स होता है। दिस ऑल वी हैव डिस्कस ट्वाइस। तो इस पर अब कोई क्वेश्चन आए तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए बच्चा। अब अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, कास्ट सिस्टम होती है जाति प्रथा। क्या होती है बच्चा? जाति प्रथा, प्रथा नहीं, सॉरी, प्रथा, जाति प्रथा। जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। रिजिड मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा ही फिक्स था, मतलब इसको इजीली चेंज नहीं कर सकते थे। रिजिड था, है ना, विच इज़ नॉट इजीली चेंज। रिजिड मीन्स विच कैन नॉट चेंज ईजीली। तो जो कास्ट सिस्टम था बहुत रिजिड था। हिंदूज़ में इंटरकास्ट मैरिजेस, एक दूसरे की जात में शादी करना, एक दूसरे की कास्ट मैरिज करना अलाउड नहीं था। मीन्स अगर आप ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय है कोई, तो अगर ब्राह्मण बॉय है तो क्षत्रिय गर्ल से शादी नहीं करेगा, ये अलाउ नहीं थी। इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ नहीं थी ये तो, ठीक है। तो आप एक दूसरे की कास्ट में मैरिजेस नहीं कर सकते। इससे भी ज़्यादा डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट अलाउड। मेनी हिंदू, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू लोअर क्लासेस, वो हिंदू जो लोअर क्लासेस से थे, पर अट्रैक्टेड टू इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम। अच्छा, जो लोअर क्लासेस से बिलोंग करते थे हिंदूज़, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग। अच्छा, उस टाइम में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, पर उस टाइम थे शूद्र। कौन थे? शूद्र, जो सारे मीनियल जॉब करते थे। क्या करते थे? मीनियल जॉब। तो बच्चा ये लोग जो मीनियल जॉब करते थे, जैसे गाय का चमड़ा निकालना, इसके वेंजिंग का काम करना, इन लोगों को इस्लाम रिलीजन बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी थी। अपर क्लास लोअर क्लास जैसा कोई सिस्टम नहीं था। तो बहुत सारे हमारे हिंदूज, स्पेशली लोअर क्लास के, वो किस में कन्वर्ट कर गए? इस्लाम में। सम डिड द सेम टू escape the
सजिया। अच्छा स्टूडेंट, दो रीज़न थे देखो। पहले तो कुछ लोग जो हिंदूज की अपर क्लास हिंदूज से परेशान थे, लोअर क्लास हिंदूज, क्योंकि अपर क्लास हिंदूज बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे किसके ऊपर, लोअर क्लास हिंदूज के ऊपर। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, एकलव्य और द्रोणाचार्य की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें द्रोणाचार्य एकलव्य को अपना स्टूडेंट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है, और पर भी एकलव्य बन ही जाता है एक अच्छा शिष्य। पर द्रोणाचार्य एंड में उससे उसका अंगूठा मांग लेते हैं, है ना। फिर एक स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी, अभी जब कोरोना में बहुत ज़्यादा महाभारत चलती थी द्रोणाचार्य और कर्ण के बीच में। कर्ण झूठ बोल के एजुकेशन तो ले लेता है द्रोणाचार्य से, पर द्रोणाचार्य को जैसे ही पता चलता है, द्रोणाचार्य नहीं, परशुराम नहीं, परशुराम थे। द्रोणाचार्य और एकलव्य ये स्टोरी अलग है। द्रोणाचार्य और एकलव्य, और ये द्रोणाचार्य अर्जुन के भी गुरु थे, है ना। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो कौन, सूर्यपुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण के गुरु थे परशुराम। कौन थे? परशुराम। तो परशुराम से देखो, कर्ण को कोई एजुकेशन देने को रेडी नहीं था, क्योंकि ये खुद शूद्र कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने झूठ बोल दिया कि भैया मैं तो ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय वत्रिय बोल के परशुराम से पूरा एजुकेशन ले लिया। पर परशुराम को जिस दिन पता चला कि कर्ण भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उनको भी श्राप दे दिया था, है ना। तो ऐसा होता था कि हम अपर क्लास हिंदूज बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे लोअर क्लास हिंदूज पे। तो कुछ हिंदूज तो इसीलिए इस्लाम की इक्वालिटी के प्रिंसिपल को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। पर कुछ लोग जजिया टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स पे। किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम्स पे लगता था जजिया कर। तो जजिया कर से बचने के लिए भी कुछ लोग मुस्लिम बन गए कि भैया अगर हम मुस्लिम बन जाएंगे तो हमें ये टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सम डिड द सेम टू एस्केप द जजिया टैक्स विच वॉज इम्पोज्ड ओनली ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। बहुत सारे हिंदूज लोअर कास्ट के जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट कर गए, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इक्वालिटी का प्रिंसिपल अच्छा लगता था। कुछ लोग इसीलिए कन्वर्ट कर गए सेकेंड, क्योंकि उन्हें जजिया कर से बचना था, और ये जजिया कर किसके ऊपर लगता था? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। स्टूडेंट, ये जो टाइम था, इस टाइम में बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी होती थी। जो रिलीजियस थे, बहुत सारी कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस भी थी। वन ऑफ द प्रैक्टिस आउट ऑफ दिस इज सती। सेकेंड, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, घूंघट में रहना पड़ता था औरतों को, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। सती का मतलब होता है अगर किसी हस्बैंड के किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाए, है ना, किसी औरत के पति की डेथ हो जाए, इफ़ अ वाइफ हस्बैंड डाइड, उस वाइफ को जिंदा ही जला दिया जाता था। किस प्रथा के अंतर्गत? सती प्रथा के अंतर्गत। तो आई बात समझ में? सती प्रथा क्या होता था? जब हस्बैंड का फ्यूनरल पायर होगा, हस्बैंड तो मर गया है, उसको तो आपको जलाना ही है, यहीं पर उस औरत को बिठा दिया जाता था और वो जिंदा जल जाती थी। तो थोड़ा सा हमें जल जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है बेटा। तो पूरी जिंदा औरत को जला देते थे, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। पर्दा सिस्टम चलता था, ये बहुत प्रेवलेंट था, वाइडली प्रेवलेंट, मोस्टली एक्सेप्टेड था ये सोसाइटी में। किसी जिंदा औरत को सती के नाम पे जला रहे, कोई कुछ नहीं बोलता था, बोलते थे ओके ये तो कस्टम है। छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, बोलते थे ये तो कस्टम है। घूंघट में रखा जाता था औरतों को, पर्दा सिस्टम था, ये तो कस्टम था। पर्दा सिस्टम को मुस्लिम वीमेन भी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करती थी और आज तक करती आई हैं। बच्चा, हिंदू वीमेन तो थोड़ा बहुत फिर भी फ्री हो गई हैं, पर मुस्लिम वीमेन के तो बुर्का पता नहीं कभी ख़त्म होगा या ना भी हो। तो मुस्लिम वीमेन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था पर्दा सिस्टम को। नाउ आर्किटेक्चर, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो टर्क थे बच्चा अपने साथ अरेबिक और पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल इंडिया लाए थे। जो तुर्क थे वो अपने साथ अरेबिक और पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल को लेके आए थे। जो क्लासिक स्टाइल था हिंदू आर्किटेक्चर का वो तो था ही, और ये बहुत ज़्यादा अपील करता था किसको? टर्क्स को। तो यहाँ पर एक नया ब्लैंड बना, टू स्टाइल को कंबाइन करके एक फ्यूजन बना, एक ब्लैंड बना हारमोनियसली टू मेक डिस्टिंक्टिव इंडो इस्लामिक स्टाइल। जब हिंदू आर्किटेक्चर और अरेबिक आर्किटेक्चर मिला तो क्या बना? इंडो इस्लामिक स्टाइल, जो कि बहुत ही अच्छा था, मतलब उसमें कोई बुराई
नहीं थी, अट्रैक्टिव था। स्टूडेंट ये आंसर आपको समझ में आ गया ना कि जो हमारी सोसाइटी थी उसमें सती, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम जैसे बहुत सारी या ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस थी जो वाइडली प्रेवलेंट थी, एक्सेप्टेड थी सोसाइटी में। प्रेवलेंट होना मतलब चलन में होना, क्या चलन में होना, चलन में थी। और बेटा मुस्लिम वीमेन भी पर्दा सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। तो पर्शियन आर्किटेक्चर, अरेबिक आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर को मिलके इनके ब्लेंड से बना इंडो इस्लामिक स्टाइल। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थे सल्तनत आर्किटेक्चर के? यहाँ पर ब्रिक्स का यूज़ होता था, ईंटों का यूज़ होता था। किसका यूज़ होता था? ईंटों का यूज़ होता था। आर्च, ये ऐसे आर्च, जैसे आज दरवाजे के अंदर जाना हो तो ऐसा सिस्टम होता है ना, ऐसे दरवाजे होते हैं, पर बेटा इन लोगों के सिस्टम में क्या थे? आर्च, दरवाज़ा इस तरीके से बनाया जाता था। अरे भाई कितने हम लोग भी देखते हैं ना ऐसा आर्च सिस्टम का, ऐसे आर्च होते थे। डोम होते थे, डोम आपको अभी मैं दिखाऊंगी। ऐसे पूरा के पूरा जो टेम्पल होता था वो, या जो मॉस्क्यू वगैरह होती थी वो किस शेप की होती थी? डोम शेप की। बीम होती थी, बालकनी होती थी, बीम, बालकनी, डोम, आर्च, ये ब्रिक का यूज़ मेन फीचर थे इस्लामिक आर्किटेक्चर के। अगर हम टर्किश मॉन्यूमेंट को देखें तो वो प्लेन थे। दीज वर लिबरल यूज़ ऑफ फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक डिज़ाइन, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लोरल फूल पत्ती बनाए गए, जियोमेट्रिक पैटर्न बनाए गए, जियोमेट्रिक पैटर्न बनाए गए। फ्लोरल मतलब फूल पत्तियाँ बनाई गई। द यूज़ ऑफ रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया जिसने बिल्डिंग्स को कलर दिया। बहुत सारी जगह कुरान के जो वर्सेस थे वो एनग्रेव किए गए दीवारों पे, दीवार बनाई और उस पर कुरान के श्लोक क्या, कुरान के वर्सेस, आयतें, कुरान की आयतें, आयतें परफेक्ट वर्ड है, कुरान की आयतें लिखी गई। एनग्रेव करना मतलब खुरद के लिखना। Some of the important monument of Sultanate period was Qutub Minar complex, Qutub Minar complex, Alai Darwaza, tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, Firoz Shah Kotla, Tughlaqabad Fort, tombs of लोधी सुल्तान। तो क्या क्या बच्चा इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब फेमस आर्किटेक्चर है सल्तनत पीरियड का। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, अलाई दरवाज़ा, टूम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद फोर्ट, टूम्स ऑफ लोधी सुल्तान। ये उस टाइम के कुछ इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंट आर्किटेक्चर हैं। देन म्यूज़िक एंड डांस, Music and dance. North India or Hindustani music was the outcome of fusion of Perso-Arabic and Indian classical music. अच्छा, नॉर्थ इंडिया और जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, अगर हम नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक की बात करें या हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात करें तो ये कैसे बना है? किस को फ्यूज़ करके बना है बच्चा? पर्शो अरेबिक और इंडियन क्लासिक म्यूज़िक को फ्यूज़ करके बना है। ठीक है, इस टाइम में बहुत सारे न्यू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बने जैसे तबला, सितार, सारंगी। क्या क्या बना इस टाइम में? तबला, सितार, सारंगी। तो बच्चा हम लोगों ने क्या किया? फ्यूज़न हुआ। किस किस का फ्यूज़न हुआ बच्चा? परसो अरेबिक और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का। तो क्या बना? हिंदुस्तान म्यूज़िक। इस टाइम नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आए जैसे तबला, सितार, सारंगी। ठीक है, वेरी गुड बेटा। जब तुम लोग फ़ोटोज़ इमेजेस क्लिक करते हो, फ़ोटोज़ लेते हो अपनी बुक का, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि भाई कैसी है, क्या इस पर मैम वीडियो बना पाएगी। चलो छोड़ो, फ़ोटोज़ थोड़ा ध्यान से खींचा करो, है ना, इमेजेस प्रॉपर क्लियर किया। हाँ, अब जो फेमस पर्शियन पोइट थे अमीर खुसरो, द फेमस पर्शियन पोइट, पर्शिया के एक फेमस पोइट थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। ऐसा बिलीव था कि उन्होंने सितार को इन्वेंट किया किस किस को फ्यूज़ करके? साउथ इंडिया में वीणा था, वीणा, वो हमारी सरस्वती देवी जो है ना, वीणा वादिनी वर्दे, वीणा
सरस्वती देवी को देखोगे ना, उनकी इमेज में वीणा होगा। तो साउथ इंडिया में के वीणा को और पर्शिया के तानपुरा को, पर्शियन तानपुरा पर्शिया का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था तानपुरा, और साउथ इंडिया का एक इंस्ट्रूमेंट था म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वीणा। उन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया, सितार बनाया। द साउथ इंडियन ड्रम वॉज प्रोबेबली अल्टर्ड टू क्रिएट तबला, और जो साउथ इंडियन ड्रम थी उसी से क्या बन गया बच्चा, तबला। ये देखो, सितार वॉज वन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यह है सितार, क्या है, सितार, जो किस किस को फ्यूज करके बनाया गया, तानपुरा और वीणा। डिड यू नो सेक्शन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्लोजली एसोसिएटेड थे हिस्ट्री से, किसकी, इंडियन म्यूज़िक की। वो एक ग्रेट कंपोज़र थे, पोइट भी थे, म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल के म्यूज़िक को क्रिएट किया, और इंडियन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से वो बहुत फैक्सीनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो अमीर खुसरो थे उन्होंने अर्लियर वीणा, जिसमें 4 स्ट्रिंग हुआ करती थी, by taking out 1 string, the name sitar has been derived from Persian word सहतार। सहतर से वर्ड आया सितार। सह का मीन होता है 3 इन पर्शिया, और तार का मतलब होता है स्ट्रिंग। वीणा में 4 स्ट्रिंग हुआ करती थी। इस 4 स्ट्रिंग, ओहो, वीणा में 4 स्ट्रिंग हुआ करती थी। इस 4 में से एक स्ट्रिंग को कट करके 3 स्ट्रिंग रहने दी और उसे नाम दे दिया सितार। किसने, अमीर खुसरो ने। और ये सितार बना है सह और तार से, जिसमें सह का मीनिंग होता है बच्चा 3, सह इन पर्शियन मीनिंग 3, तार का मतलब होता है स्ट्रिंग। thus the name सितार मीन एन इंस्ट्रूमेंट विच हैव 3 स्ट्रिंग। वीणा में कितनी स्ट्रिंग होती थी बच्चा, 4। एक स्ट्रिंग हटा दो तो क्या बन जाएगा, सितार, ठीक है। पर्शियन स्टाइल ऑफ कोरस सिंगिंग, पर्शियन स्टाइल थी, पर्शियन स्टाइल में जो कोरस सिंगिंग थी उसे हम कव्वाली बोलते थे। वो आपने मूवी देखी होगी ना बजरंगी भाईजान, उसमें वो जो है कव्वाली, आया है तेरे दर पे सवारी, है ना, मुझे आता नहीं है गाना, सुनना एक बार, बजरंगी भाईजान कव्वाली ऐसे डालोगे तो कव्वाली आ जाएगी। इसको पॉपुलराइज़ किया जो कोरस सिंगिंग थी, जहाँ बहुत सारे लोग मिलके गाना गाते थे, उसे हमने क्या बोला, कव्वाली, उसे कव्वाली बोलते थे। पर्शियन स्टाइल था, और इसे सूफ़ी संत ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम मिस्टिक्स थे हु बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे मुस्लिम मिस्टिक्स थे जो उस टाइम में बहुत पॉपुलर हुए। ये डिवोशनल सॉन्ग गाते थे रिलीजियस मीटिंग में, जब भी इनकी कोई धार्मिक मीटिंग होती थी तो उसमें अपने धार्मिक गानों को गाते थे। और जो कव्वाली वो है स्टाइल है, वो पर्शियन स्टाइल है, जिसको फेमस किया सूफीज़ ने। कथक एक नए फॉर्म था डांस का, जो बेसिक टाइम में डेवलप हुआ, जिसने हिंदू थीम्स और पर्शियन कॉस्ट्यूम को कंबाइन किया। कथक एक न्यू डांस फॉर्म है जो इसी टाइम में डेवलप हुआ, जिसने हिंदू थीम्स और पर्शियन कॉस्ट्यूम्स को कंबाइन किया। स्टूडेंट्स, अगर हम पेंटिंग की बात करें तो जो टर्किश रूलर थे वो पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जो राजपूत का स्टाइल था, मिनिएचर पेंटिंग था, ये भी सल्तनत पीरियड में ये ही कंटिन्यू रहा। बहुत सारे राजपूत पेंटर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे पर्शियन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे, विच वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय लेटर सुल्तान लोदीज एंड यूज टू इलस्ट्रेट बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी मिनिएचर पेंटिंग। तो जो टर्किश रूलर थे वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, तो मिनिएचर पेंटिंग कंटिन्यू रही बेटा। और जो राजपूत पेंटर थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे पर्शियन स्टाइल से, पर्शियन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसको बाद में लोदीज ने पेट्रोनाइज किया। अगर हम अदर कल्चरल चेंजेस की बात करें बच्चा, तो न्यू कस्टम आए, प्रैक्टिसेस चेंज होती गई। इंडियंस का भी जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था उसमें थोड़े डिफरेंस आए सल्तनत पीरियड में।
जैसे कि हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही पैजामा कुर्ता पहनते थे, कफ्तान, सलवार कमीज, ये आज तक भी कंटिन्यू है ना। कुर्ता पजामा, कफ्तान, सलवार कमीज ये आज तक कंटिन्यू है। नए टाइप का फूड आ गया जैसे बिरयानी, आज भी हम हिंदूज है ना, फेवरेट है सबकी बिरयानी। पर बिरयानी के दो टाइप हो गए, एक वेज और एक नॉन वेज। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेज बिरयानी, नॉन वेज सॉरी नॉन वेज नहीं, हाँ वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी। ब्रेड बिकम पार्ट ऑफ इंडियन कुजीन, और ब्रेड भी इंडियन कुजीन का पार्ट बन गई। द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम जो एक यूनानी दवाइयों का इनका एक अपना सिस्टम था, वॉज द लेगेसी ऑफ टर्किश रूल। टर्किश रूल की एक लेगेसी यूनानी मेडिसिन भी थी जो अरब ट्रेडर के इंटरैक्शन से हम तक पहुंची। तो बेटा यूनानी सिस्टम हम लोगों ने जो मेडिसिन का था किससे सीखा था, ये टर्किश लेगेसी, पर हमें अरब ट्रेडर्स के थ्रू, उनसे इंटरैक्शन के थ्रू पता चला। व्हेन टर्किश रूलर मैरिड टू इंडियन मुस्लिम, जब भी कोई टर्किश रूलर इंडियन मुस्लिम के साथ शादी करता, मैरिज अलायंस बनाता, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देख लो कुर्ता पजामा, आप सबने देखा ही होगा, ये है सलवार कमीज़ और ये है बिरयानी। ये तो नॉन वेज जैसी दिख रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट, जब भी कोई मुस्लिम टर्किश रूलर मुस्लिम लड़की से शादी, इंडियन मुस्लिम से शादी करते, जब भी कोई टर्किश रूलर इंडियन मुस्लिम से शादी करते, तो यहाँ के लोकल कल्चरल ट्रेड्स जो थे वो ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड हो गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ जो सोशल पैटर्न था, कास्ट सिस्टम था, वो इवॉल्व होने लगा टर्क्स में भी। इंडियन मुस्लिम स्पेशली इन रूरल एरियाज स्टिल फॉलो मेनी हिंदू कस्टम। आज भी बेटा हमारे इंडिया में रहने वाले मुस्लिम जो गांव में है, रूरल एरियाज में, वो हिंदू कस्टम्स को फॉलो करते हैं जब भी कोई वेडिंग हो या दूसरी सेरेमनी हो। तो जब भी टर्किश रूलर और इंडियन मुस्लिम्स की मैरिज होती है तो बहुत सारे लोकल कल्चरल ट्रेड एक दूसरे के साथ क्या होते, इंटरचेंज होते, एक्सचेंज होते, ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड हो गए। टाइम के साथ साथ सोशल पैटर्न, कास्ट सिस्टम में जो थोड़े चेंजेस थे वो टर्किश में भी दिखने लगे। इंडियन मुस्लिम स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में रहते थे वो आज भी बहुत सारे हिंदू कस्टम्स को फॉलो करते हैं रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज़ में। जो टर्किश रूल था इंडिया में, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ संस्कृत बाय पर्शियन लैंग्वेज। जैसे ही बच्चा टर्किश रूल इंडिया में आया तो उन्होंने हमारी संस्कृत भाषा को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चा, पर्शियन से रिप्लेस कर दिया। पर्शियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। ऑल्दो द हिंदू किंग पैट्रोनाइज संस्कृत, पर जो हिंदू किंग थे वो तो आज तक भी किसको ही पैट्रोनाइज करते थे, संस्कृत को। इट्स डेज ऑफ ग्लोरी वर नंबर्ड। थिंक एंड आंसर आप करेंगे स्टूडेंट्स। मैं पे यहाँ पे चैप्टर एंड कर रही हूँ क्योंकि ये जो लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत है ये हमने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया है। सोसाइटी कैसी थी, आर्किटेक्चर में कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, म्यूज़िक एंड डांस में आप लोग देखोगे पहले तबला, सितार, फिर डांस में कथक, पेंटिंग में राजपूत मिनिएचर पेंटिंग, और दूसरी कल्चर में कुर्ता पैजामा, संस्कृत को रिप्लेस कैसे किया पर्शिया ने, ठीक है। So I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.